नमस्कार दोस्तों। जिस बारे में देखो हम कल बात कर रहे थे कि नेटो समिट जो है वो 9 तारीख यानी कि कल शुरू हुआ और नेटो समिट के ऊपर हमने बात करी कि डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बन करके आते हैं यूएस में तो नेटो को बहुत ज़्यादा अंडरमाइन कर देंगे वो, और ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी डिटेल में कल डिस्कस करी थी, मैप के थ्रू भी डिस्कस किया था। देखो वही रिपोर्ट जो है वो यूएस के सामने सारी। अब यूएस इंटेलिजेंस का ऐसा कहना है, यूएस इंटेलिजेंस का ये कहना है कि रशिया जो है वो एक्चुअल में चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस के इलेक्शंस जीत जाए नवंबर वाले और वो यूएस के प्रेसिडेंट बने, बिकॉज जो बाइडेन को रशिया एज अ थ्रेट देखता है और डोनाल्ड ट्रंप को वो एज अ फ्रेंडली पर्सन देखता है, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन करके आते हैं यूएस के तो वो कहीं ना कहीं जो यूक्रेन के ऊपर अपना अटैक कर रहा है उसमें वो सफल हो जाएगा, वो जो अपनी बाउंड्रीज को आगे बढ़ाना चाहता है उसमें वो सफल हो जाएगा। अब देखो मैं आपको इस पूरे वीडियो के अंदर में जाने से पहले ही एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं यहाँ पर कि मैं आपको दोनों साइड ऑफ द स्टोरी बताऊंगा। एक साइड ऑफ द स्टोरी तो ये यूएस इंटेलिजेंस की है, बट ये स्टोरी ना कुक्ड स्टोरी भी हो सकती है कहीं ना कहीं। ये डोनाल्ड ट्रंप के एफर्ट्स को या उनकी कैंपेनिंग को अंडरमाइन करने के लिए भी एक स्टोरी हो सकती है। जो दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी है वो भी यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में अगर डोनाल्ड ट्रंप आए तो क्या होगा, क्या यूएस को एक्चुअल में कोई खतरा है क्या रशिया से डायरेक्टली, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर जो बाइडेन प्रेसिडेंट रहते हैं तो फिर दुनिया को खतरा है क्या, उसको समझना ज़रूरी है। और आपके सामने सारी चीज़ें हैं क्लियरली। तो अब देखो इस आर्टिकल को समझते हैं। देखो अभी ना डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो यूएस इंटेलिजेंस की जो बात है वो एक हद तक ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा यूक्रेन को काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपने सुना भी होगा। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है, अगर आप देखो यूएस तो यूएस जो है वो ताइवान और यूक्रेन इन दोनों को अभी काफ़ी बड़ी मात्रा में एड पैकेजेस प्रोवाइड कर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो बात ठीक भी है एक तरीके से। आप सोचिएगा इस चीज़ को कि ताइवान को अगर वो पैसा दे रहा है यूएस तो उससे रिटर्न में यूएस को काफ़ी कुछ मिल रहा है। यूएस को माइक्रोचिप इंडस्ट्री के ऊपर पूरा कंट्रोल मिल रहा है थ्रू ताइवान, बिकॉज ताइवान इज़ नोन फॉर द माइक्रोचिप प्रोडक्शन, द फैब्स प्रेजेंट इन ताइवान। जो फैब्स मतलब वो फाउंड्रीज होती हैं जहाँ पर माइक्रोचिप्स बनती हैं, एक तरीके से आप समझ लो एक तरीके का फैक्ट्री है जहाँ पर माइक्रोचिप्स बनती है, उनको फैब्स कहते हैं, फाउंड्रीज कहते हैं, जो अभी इंडिया में बनने वाली है, जिसके लिए इंडिया को काफ़ी कोशिश कर रहा है। तो TSMC नाम की एक बहुत बड़ी ताइवान की कंपनी है जो ये माइक्रोचिप्स बनाती है और बड़ी बड़ी फाउंड्रीज बनाती है। इसने अभी रिसेंट में यूएस के अंदर में भी कई सारी फाउंड्रीज को खोलने का प्लान किया है इस TSMC नाम की कंपनी से। और ये TSMC कंपनी जो है ये ताइवान की कंपनी है। तो अगर यूएस ताइवान में पैसा खर्च कर रहा है, ताइवान के इंटरेस्ट को बचा रहा है और चाइना के लिए तैयार कर रहा है कि नहीं ठीक है आप चाइना से लड़ो, हम आपके साथ हैं, हम पूरी तरीके से इंडो पैसिफिक में आपका साथ देंगे। वो फिलीपींस को तैयार कर रहा है, हम फिलीपींस का साथ देंगे, बिकॉज वो चाइना को एज अ थ्रेट देखता है, इसलिए इन कंट्रीज़ को वो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। खासतौर से ताइवान को तो डायरेक्ट सपोर्ट दे रहा है पैसों से। तो उससे उसको रिटर्न में ये माइक्रोचिप इंडस्ट्री के ऊपर पूरा कंट्रोल मिल रहा है, इंडो पैसिफिक में प्रेजेंस मिल रही है, ये सारी चीज़ें मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि आप दूसरी तरफ यूक्रेन की हेल्प कर रहे हो और बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हो। 2022 से जब से रशिया ने अटैक किया है आप $60 बिलियन की हेल्प कर चुके हो। और ये जो $60 बिलियन US हैं ये तो सिर्फ मतलब उस टाइम का अमाउंट है, ये अभी और ज़्यादा हो चुका है ये अमाउंट। तो इस $60 बिलियन का जो ये अमाउंट है इसके रिटर्न में आपको यूक्रेन से क्या मिल रहा है? आपको यूक्रेन से सिर्फ एक टैग मिल रहा है कि आप पीस एंड सिक्योरिटी के बहुत बड़े ज्ञाता हो, आप जो है आपने पूरी दुनिया में पीस बना के रखी है। आपको सिर्फ बातें मिल रही हैं, आपको सिग्निफिकेंट कुछ नहीं मिल रहा है, आपको मटेरियलिस्टिक कुछ भी नहीं मिल रहा है। एंड सी डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह पा रहे हैं, बिकॉज ही इज अ बिजनेसमैन ना एट द एंड। तो वो एक बिजनेस पर्सन है, इसलिए वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि आपको सिग्निफिकेंट या आपको मटेरियलिस्टिक कुछ नहीं मिल रहा है। और जनता अगर आप वहाँ की देखो यूएस की तो वो बहुत हद तक अलाइन भी करती है इस चीज़ से, तभी तो पॉपुलैरिटी है उनकी। तो वो समझती है ना कि हाँ ये बात तो सही कह रहा है यार ये, कि हमें मिल क्या रहा है एज अ यूएस सिटीजन, आपकी जेब में क्या आ रहा है एज अ यूएस सिटीजन, आपको क्या मिल रहा है उससे। सिर्फ रिस्पेक्ट की बात करो तो ये रिस्पेक्ट तो बहुत सारे लोगों को मिल सकती है, ये रिस्पेक्ट तो जो पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं उनको भी मिल रही है। तो फिर हमारे पास एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये $60 बिलियन हम क्यों खर्चा कर रहे हैं वहाँ पर। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जेलेंस्की को कि ही इज़ द बिगेस्ट सेल्समैन एवर। अब ये बिगेस्ट सेल्समैन एवर वो क्यों कहते हैं आप समझिएगा। डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना है कि इस जेलेंस्की ने ये यूक्रेन का वॉर पहले तो अपने लोगों को बेचा, मतलब कि अपने यूक्रेनियंस को बेचा। वो दे वर नॉट रेडी फॉर वॉर, एटलीस्ट विथ रशिया दे वर नॉट एट ऑल रेडी फॉर द वॉर। तो पहले तो यूक्रेनियंस को बेच दिया ये वॉर, यूक्रेनियंस ने इस वॉर को बाय किया और बाद में अब आकर के उनको समझ में आ रहा है दैट 90% ऑफ द यूक्रेनियन पीपल आर नॉट रेडी फॉर द वॉर। वो मानते हैं कि ये वॉर जो है ये अपना जेलेंस्की का वॉर है, ये है ही नहीं यूक्रेनियंस का वॉर। तो पहले यूक्रेनियंस को ये वॉर बेचा और अब जा करके ये पर्सन ये वॉर यूएस को भी बेचा इसने, ये वॉर इसने दूसरी कंट्रीज़ को भी बेचने की कोशिश करी, सारी कंट्रीज़ ने बाय किया इस वॉर को। और सबसे ज़्यादा अगर किसी कंट्री ने बाय किया है जेलेंस्की के इस वॉर को तो वो यूएस ने बाय किया है। अब उनका ऐसा कहना इसलिए है, वो कहते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका हुआ, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा एक्चुअल में जेलेंस्की का हुआ है।
अब जितने भी पैसे उनके पास पहुंचे हैं, जो उन्होंने यूक्रेनियन वॉर में इन्वेस्ट किए हैं, जो इन्होंने यूक्रेनियन वॉर में लगाए हैं, उसका कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आया अभी तक। और वो ऑडिट रिपोर्ट जो है, ऑब्वियस सी बात है, वो ऑडिट रिपोर्ट कैसे आ पाएगा? अभी तो दे आर इन वॉर, और वो ऑडिट रिपोर्ट बनाए या वॉर लड़े, वो बहुत बड़ा एक सवाल है। वो अभी वॉर से बाहर आएंगे, फिर एक पूरी ऑडिटिंग करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट आएगी तब। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना तो मतलब अपने आप में बहुत विवाद है इस चीज़ के ऊपर कि ऑडिट रिपोर्ट अभी कैसे दे सकते हैं वो। उनका ये कहना है कि ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई, और ये पैसा जा कहाँ रहा है, जो इतना पैसा उनको मिला है वो एक्चुअल में जा कहाँ रहा है, उसका कोई भी उनके पास जवाब नहीं है। तो इसीलिए वो ज़ेलेंस्की को कहते हैं कि इसने बहुत ईजिली हम सबको ये वॉर जो है वो बेच दिया। और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनका कहना यह है कि भाई आप तो यूक्रेन को, मतलब यूएस को तो यूक्रेन को पैसा तब तक नहीं देना चाहिए जब तक कि यूक्रेन जो है इस चीज़ के लिए अग्री नहीं हो जाता कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए रशिया के साथ बैठ करके एक टेबल पर बात करेंगे। तब तक तो आपको पैसा देना ही नहीं चाहिए यूक्रेन जैसी कंट्रीज़ को। तो ऐसे जब स्टेटमेंट्स वो देते हैं, तो यूएस इंटेलिजेंस का ये कहना कि रशिया चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन करके आ जाएं, तो वो कुछ हद तक ठीक भी लगता है। आगे के आप इनके स्टेटमेंट देखोगे तो और ज़्यादा ग्रेव स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेनिंग में कह दिया था ये बात कि मैं, मतलब उन्होंने कहा था कि आई वुड इनकरेज कंट्रीज़ लाइक रशिया, मैं कंट्रीज़ लाइक रशिया को इनकरेज करूंगा कि उनको जो करना है वो करें, डू द हेल दे वांट। और ये बात उन्होंने कही थी, ऑन रिकॉर्ड कही थी कि वॉट एवर द हेल दे वांट दे कैन डू। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था, वो बेसिकली इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं नेटो से इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं, वो नेटो को यहाँ पर अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम उन कंट्रीज़ को क्यों सपोर्ट करें जो कंट्रीज़ खुद को ही सपोर्ट नहीं करना चाहती, जो कंट्रीज़ खुद का अपने डिफेंस पर खर्चा नहीं करना चाहती, उनको हम क्यों सपोर्ट करें। अब ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कहा, आप समझिए। नेटो के अंदर में एक मिनिमम डिफेंस बजट का नियम है, वो नियम आया था साल 2014 के अंदर में। 2014 में क्या हुआ था कि नेटो कंट्रीज़ ने एक रूल बनाया था कि भाई हम सारी नेटो कंट्रीज़ क्या करेंगी, हम अपने जीडीपी का 2% कम से कम खर्च करेंगे अपने डिफेंस के ऊपर में, ठीक है। और अपने जो डिफेंस के ऊपर ये हम 2% ऑफ जीडीपी खर्च करेंगे। इससे क्या करेंगे कि हमारा जो डिफेंस होगा वो एक लेवल पर पहुंच जाएगा सारी कंट्रीज़ का, ताकि हम मिल करके इस चीज़ को, कॉस्ट को मतलब डिवाइड कर पाएँ आपस में। लेकिन आज भी डोनाल्ड ट्रंप का कहना ठीक भी है कि आज भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो ये 2% के मार्क पर पहुंच नहीं पाई हैं। 2014 से 2024 की रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई, जिसमें इटली, जिसमें बेल्जियम, पोर्टुगल, स्पेन जैसी कंट्रीज़ जो कि बड़ी कंट्रीज़ हैं, इन्होंने आज तक अपना डिफेंस बजट जो है वो 2% अपनी जीडीपी का नहीं किया है। वो 1.4 पे हैं, कुछ 1.3 पे हैं, कुछ 1.5 पे हैं। तो वो अभी तक अपने डिफेंस बजट को उतना लेवल पर नहीं बढ़ा पाए हैं, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। उनका कहना भी एक तरीके से ठीक है। अगर आप देखिए तो उनका कहना साफ साफ ये है कि भाई देखो, हमें क्या लेना देना यूक्रेन से। वो जब कहते हैं, वो अपनी स्पीच में, इसीलिए आप बार बार सुनते होगे, अभी रिसेंटली क्या हुआ कि नेटो में फिनलैंड भी जुड़ा 2023 में और स्वीडन जुड़ा 2024 में। मतलब लगातार नेटो की बाउंड्रीज बढ़ती जा रही हैं रशिया की तरफ। उन्होंने कहा कि भाई हमें नेटो से क्या मतलब है, हमें यूक्रेन से क्या मतलब है। यहाँ पर यूक्रेन है, और अगर आप डिस्टेंस देखो तो, और यहाँ पर यूएस है, तो यूक्रेन और यूएस के बीच में एक पूरा ओशियन आता है। उनका कहना यह है कि एक पूरा अटलांटिक ओशियन आता है। जितना दूर हमसे यूक्रेन, मतलब जितना दूर है ये नेटो, तो उससे तो हमें मतलब ही नहीं होना चाहिए। या जितना दूर है हमसे रशिया, जो नेटो बाउंड्री है जितना दूर है हमसे, उससे पास तो हमारे लिए इंडो पैसिफिक है। तो हमें ज़्यादा ध्यान तो इंडो पैसिफिक के ऊपर देना चाहिए। हम को पूरा एक अटलांटिक ओशियन क्रॉस करना है यूक्रेन तक पहुंचने के लिए, या उसको सपोर्ट करने के लिए, या दूसरी कंट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए, और वो कंट्रीज़ खुद को सपोर्ट नहीं करना चाहती। तो वाई वी आर स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन दीज कंट्रीज़, हमें नहीं करना चाहिए स्पेंडिंग। तो डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से नेटो को लगातार अंडरमाइन करने की कोशिश करते रहते हैं, और ये अंडरमाइन करने की वो कोशिश करते हैं, और इसी के बेस पर जो उनके स्पीचेस देखे गए, जो उनके कमेंट्स देखे गए, उसके बेस पर यूएस इंटेलिजेंस को ये लगता है कि रशिया चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन करके आ जाए। और यूएस इंटेलिजेंस ये बात क्यों कह रहा है? वो कह रहा है कि देखो, रशिया ना डायरेक्टली इस पूरे इलेक्शंस को डिग्रेड या डिसरप्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। वो क्या कह रहा है? वो ऐसे नैरेटिव्स गढ़ने की कोशिश कर रहा है कि देखो, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो यूएस के लिए बहुत ज़रूरी है। वो सोशल मीडिया के थ्रू, अपने स्पेसिफिक ग्रुप्स के थ्रू वो ऐसे नैरेटिव्स बना रहा है कि देखो, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो यूएस का बहुत फ़ायदा होगा। ऐसा यूएस इंटेलिजेंस का कहना। अभी मैं आपको दूसरी स्टोरी के दूसरा साइड दिखाता हूँ, और ये साइड आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। तो यूएस इंटेलिजेंस का ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो यूएस का बहुत फ़ायदा होगा। तो इससे वो रिपब्लिकन्स का वोट एक तो इंटैक्ट कर रहा है, दूसरी तरफ लोगों को बता रहा है कि देखो, आपको आपकी जेब में कुछ नहीं मिल रहा है, और ये अगर डोनाल्ड ट्रंप आ भी गए, प्रेसिडेंट बन भी गए, तो आपको क्या मिलेगा? इससे नेटो वीक होगा, और नेटो के साथ साथ यूएस भी वीक होगा। ऐसा यूएस इंटेलिजेंस बताने की अपने नैरेटिव से कोशिश कर रहा है, और वो कह रहा है कि रशिया इसका फ़ायदा उठाएगा।
अब जो सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी है वो यहाँ पर ये कह रही है, वो यहाँ पर ये हो सकती है, कह नहीं रही है, वो यहाँ पर ये हो सकती है कि यहाँ पर हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन हरवाने के लिए यूएस इंटेलिजेंस की ये कोशिश हो कि जो बाइडेन फिर से आए, बिकॉज यहाँ पर अगर जो अल्टीमेट फ़ायदा है वो उनका है। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट ना बन करके जो बाइडेन बनते हैं तो उनका फ़ायदा है इसमें। तो वो इसकी कोशिश कर रहे हो शायद कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो बहुत सारे हमारे ऑपरेशंस खत्म हो जाएंगे, ऑपरेशंस खत्म होंगे बहुत जगहों से, तो हमारे लिए पैसा कमाने का जरिया भी बहुत जगह से खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो कोशिश ये कर रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप को अंडरमाइन करो, तो ये दिखाओ कि नेटो वीक होगा तो यूएस वीक हो जाएगा, तो नेटो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूएस। वो इस चीज़ को करने की कोशिश जो है हो सकता है कर रहे हो, क्योंकि अगर आप देखोगे ना ये 2% बजट वाली जो बात है ये एक्चुअल में आई कहाँ से है और ये डोनाल्ड ट्रंप क्यों बोल रहे हैं। ये बात आई है खुद डेमोक्रेट पार्टी से। जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे और उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस उस समय हुआ करते थे रॉबर्ट गेट्स, तो ये बात रॉबर्ट गेट्स ने कही थी साल 2011 में कि भाई हमने जब नेटो को बनाया था, और इनका कहना भी ठीक था कि भाई जब हमने नेटो बनाया था तो हमारा आइडिया ऑफ थिंकिंग ये था, हमारा आइडिया ये था कि हम जो कॉस्ट है उसको आपस में शेयर करेंगे और हम जो है सिक्योरिटी को आपस में शेयर करेंगे ताकि किसी एक कंट्री पर बर्डन ना बने, ताकि कोई एक कंट्री जो है वो सबसे ज़्यादा खर्चा कर रही है, बाकी सबको सपोर्ट दे रही है, लेकिन वो खुद का जो बजट है उसको निकाले जा रही है, अपने लोगों पर प्रेशर डाल रही है, अपने लोगों के टैक्सेस ज़्यादा उनसे ले रही है। तो ऐसा ना किया जाए, तो इसलिए 2011 में उन्होंने ये सवाल उठाया था। और उसके बाद इसी के बाद 2014 में क्या हुआ था कि यूएस के कहने पर ही ये 2% का मिनिमम कॉस्ट रख दिया गया था कि सारी कंट्रीज खर्चा करेंगी। तो ये बात तो डेमोक्रेट्स ने ही उठाया था और इसी बात को तो वो कैरी ऑन कर रहे हैं। 2014 में 2% का मिनिमम टैक्स, मिनिमम कंट्रीब्यूशन लगा दिया गया, लेकिन आज 2024 है और इटली जैसी कंट्रीज, स्पेन, पोर्टुगल, बेल्जियम जैसी कंट्रीज जो कि ऑफिशियल नेटो मेंबर्स हैं इतने टाइम से, वो अभी तक इस आंकड़े पर नहीं पहुंच पाई हैं ना। उनकी इकॉनमी क्रम्बल कर रही है, दे आर गुड इकॉनमीज, दे आर डूइंग गुड, कम से कम वो इतना तो खर्च कर सकती हैं। मॉन्टेनिग्रो जैसी छोटी कंट्रीज अगर 2% के बजट तक पहुंच पा रही हैं तो आप सोच लीजिए। आइसलैंड को वो अब डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ा बर्डन मानते हो, कहते हैं उनके पास अपनी आर्मी नहीं है। आइसलैंड का खैर आर्मी की उनको ज़रूरत भी नहीं है। अब ये कंट्रीज़ खर्चा क्यों नहीं कर रही हैं? डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि इन कंट्रीज़ को फील ही नहीं होता कि इनको खर्चा करना चाहिए। उनको लगता है कि दे आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द नेटो और इसलिए आर्टिकल 5 तुरंत लागू हो जाएगा और इसीलिए हमें इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, या बाकी जो बड़ी कंट्रीज हैं उनको इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए इनको ज़रूरत नहीं है उतना खर्च करने की। और इंटरनल इनके लिए इतना प्रॉब्लम है नहीं, इंटरनली अपनी पुलिसिंग पर ठीक ठाक पैसा खर्च कर लेते हैं, तो डिफेंस में खर्चा इसीलिए ये नहीं करते हैं, ऐसा कहना। तो ये बात तो डेमोक्रेट्स ने उठाई थी और इसीलिए 2014 में ये 2% का वो लगा था। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर जो बराक ओबामा के टाइम पर कहा गया था उसी को तो वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब उनकी पार्टी ने उस लाइन को छोड़ दिया तो उससे क्या प्रॉब्लम है? डोनाल्ड ट्रंप ने तो उस चीज़ को कैरी किया और लोगों ने उस चीज़ को बाय भी किया है और इसीलिए उनकी पॉपुलैरिटी है। तो ये पूरी चीज़ थी, ये पूरा आर्टिकल था। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी टीम ने आपके लिए यूपीएससी सीएससी की राहें अब और ज़्यादा आसान कर दी है। जिस यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन में आपके 1.5 लाख 2 लाख तक रुपए खर्च हो जाते हैं, उसमें आपको यूपीएससी सीएससी का 15 मंथ्स का जो कोर्स है वो अनअकैडमी सिर्फ और सिर्फ 29,999 में प्रोवाइड कर रहा है। मतलब इस कोर्स फीस में आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको इन बैचेस में पढ़ाएंगी। आपका जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सारा कुछ इसमें कवर कर दिया जाएगा। आपको बाहर से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपली इस डिस्काउंटेड प्राइस पर इस पूरे कोर्स को लेने के लिए सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करना है और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आपको APYT10 यूज करना है, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा जो यूएस इंटेलिजेंस का, और उसकी जो दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।